12वीं कक्षा में हिंदी अनिवार्य विषय में जो मुख्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसके काव्य खंड पद्य खंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न होंगे। बोर्ड परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे प्रश्न ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं। पाठ संख्या 1, 2, 3, 4 और जितने भी आपके काव्यखंड के 9 तक पाठ लगा रखे हैं, इन सब के हम लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। पाठ 1 के लघुत्रात्मक प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग से क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि कवि की वाणी में बाहर से शीतलता भले ही दिखाई देती हो, पर उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते। शीतलता का मतलब हो गया कोमल भाव वाली वो वाणी है। कवि की ओजस्वी वाणी पाठकों में उत्साह का भाव भर देती है। उसके दिल में इस जग के प्रति विद्रोह की भावना है, पर वह जोश में होश नहीं खोता। वह अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा से है। कवि दुखी होते हुए भी संसार को प्रेम का संदेश देना चाहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता से क्या अभिप्राय है। इस पंक्ति में कवि मानता है कि उसका स्वार्थी समाज से कोई नाता नहीं है। समाज और उसके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। कवि तो अपने कल्पना के लोक में प्रतिदिन अनेक संसार बना बना करके नष्ट कर देता है। वह नित्य नई कल्पना करता है और फिर उसे मिटा देता है। वह धन ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता है, जबकि संसार धन दौलत और झूठी प्रशंसा पाना चाहता है। संसार के लोग स्वार्थी भी हैं, जिनसे कवि की बनती नहीं है। प्रेम का भाव भी कवि को महसूस होता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते से क्या अभिप्राय है। यह संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उसका गुणगान करते हैं। संसार केवल उन्हीं को पूछता है तो उसकी जय जयकार करते हैं, जो उसकी जय जयकार करते हैं। कवि ने स्वार्थी और चापलूसी करने वाले लोगों की ओर संकेत किया है, परंतु कवि को स्वार्थी संसार रुचता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपनी कल्पना का संसार बनाता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। प्रेम की कमी है, इसलिए संसार उसको भाता नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, इसका क्या आशय है। कवि ने स्वयं को अपने आप को अज्ञात प्रीतम के वियोग में दुखी बताया है। उसकी यह विरह व्यथा उसके गीतों में व्यक्त होती रहती है। इस प्रकार वह अपने रुदन या पीड़ा को भी गीत के रूप में ही प्रकट करना चाहता है और करता आ रहा है। कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावनाएं सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। समाज इन शब्दों को गीत समझकर उन पर झूमता है, नाचता है। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। कवि कहता है कि संसार में बड़े से बड़े महापुरुषों ने सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। समाज में जहां पर अक्लमंद लोग रहते हैं वहीं पर नासमझ भी रहते हैं। मूर्ख तो वैसे ही सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, पर सांसारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी अहंकारवश सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये बात जानकर भी मूर्ख सांसारिक ज्ञान सीखना चाहते हैं। मूर्ख तो मूर्ख है ही, पर ज्ञानी भी अपने अहंकार के कारण मूर्ख बने हुए हैं। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। कवि ने स्वार्थी संसार से जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, धोखा है, उसको कवि बुलाना चाहता है, क्योंकि यह सब उसके प्रेम में व्यवधान डालते हैं, बाधा डालते हैं और ईश्वर प्राप्ति मार्ग में भी बाधक हैं। उसके लिए तो मलिनता रहित भाव चाहिए, मेला नहीं होना चाहिए, स्वच्छ भाव होने चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। आत्मपरिचय कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मपरिचय कविता में बताया कि मनुष्य के लिए स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। कवि ने संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने सभी सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए प्रेम और मस्ती से जीवन बिताना चाहिए। कवि कहता है कि दुनिया का और मेरा संबंध प्रीति कलह का है। समाज से मनुष्य का नाता खट्टा मीठा होता है। मनुष्य चाहकर भी संसार से निरपेक्ष यानी अलग नहीं रह सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य का इस संसार से अटूट संबंध है। संसार अपने व्यंग्य बाणों से चाहे उसे कितने कष्ट एवं पीड़ाएं क्यों न दे, पर मनुष्य इस जगह से अलग नहीं रह सकता। ये दुनिया ही उसकी पहचान है, जहाँ पर वह अपना परिचय देते हुए इस संसार से विरोधाभासी एवं द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता हुआ जीवन जीता है। इस दुनिया में मनुष्य का जीवन द्वंद्व एवं विरोधों का सामंजस्य है, सुख दुख का समन्वय है। कवि की प्रवृत्ति संतोषी किस्म की है। वह हर आशा निराशा से प्रसन्न रहता है। कवि अपनी व्यथा, क्रोध, भावनाएं सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। समाज इन शब्दों को गीत समझता है और उस पर झूमता है, नाचता है।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? कवि कहता है कि जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। पति को अपने घर पहुंचने की जल्दी है, उसे पता है कि उसकी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। उधर उसे यह भी डर लगा रहता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। मंजिल के पास होने से वहां पहुंचने की जल्दी उसे तेजी से चलने के लिए प्रेरित करती है। समय तो अपनी गति से बीत रहा है, परंतु अपनी मनस्थितिवश मनुष्य को यह भ्रम होता है कि समय तेजी से बीत रहा है। कविता का गूढ़ अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन में संघर्षरत रहकर मोक्ष प्राप्ति की राह पर बढ़ता जाता है, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, परंतु उसे डर लगा रहता है कि कहीं लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही उसकी मृत्यु न हो जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति न हो। पाठ संख्या 2 के लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए। पतंग कविता में कवि ने पतंग की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इन विशेषणों का प्रयोग कर कवि पाठकों के मन में जिज्ञासा जगाना चाहता है तथा हमारे ध्यान को पतंग की ओर आकर्षित करना चाहता है। ये सभी विशेषण पतंग उड़ाते हुए बच्चों के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। पतंग का कागज जितना पतला और हल्का होगा वह आकाश में उतनी ऊंचाई पर जा पाएगा। इस संबंध से बच्चों का मन जो है हल्का होता है, उनकी चंचलता से जुड़ता है। मतलब जो पतंग की ऊंचाई है वो बच्चों के हल्के मन और उनकी चंचलता से जोड़ा गया। बच्चों का निस्वार्थ स्वच्छ चंचल मन ही पतंग के समान नई ऊंची आशाओं व उमंगों की उड़ान भर सकता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या आशय है? बच्चे पतंग उड़ाते हुए छत पर एक दिशा से दूसरी दिशा में यहाँ वहाँ कूदते रहते हैं। बच्चों की किलकारियों के साथ साथ उनके पैरों से निकलने वाली धम धम की आवाज़ चारों दिशाओं में ध्वनित होती है। कवि ने इस स्थिति को मृदंग के समान बताया है। अर्थात जब बच्चे छत में यहाँ से वहाँ कूदते हैं तो लगता है मानो वे मृदंग यानी छत पर हाथ पैरों से थाप लगा रहे हैं। इस कारण से स्वर फूट रहे हैं जो कवि को मृदंग बजाने के समान लग रहे हैं। पतंग शीर्षक कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? पतंग कविता आलोक धनव द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं उमंगों का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहज भाव से व्यक्त किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है, जिसे बालमन छूना चाहता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं, वे किसी भी खतरे से डरते नहीं हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इसका क्या आशय है? बच्चों की कोमलता को कपास के प्रतीक द्वारा प्रकट किया गया है। कपास का तात्पर्य कपास रुई से नहीं बल्कि उसकी कोमलता, उसके सफ़ेद रंग की पवित्रता से लिया गया है। बच्चे जन्म के समय कपास की तरह स्वच्छ, कोमल और नरम होते हैं। बच्चों का स्वभाव कपास के समान कोमल, पवित्र और निश्चल होता है। उनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। बच्चों के पैर शारीरिक रूप से कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। अतः कपास और बच्चों में बहुत अधिक संबंध है। यही कारण है कि कवि ने उनका कपास से संबंध स्थापित किया है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, इससे क्या अभिप्राय है? पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं, वे पूर्ण मनोयोग से पतंग उड़ाने में मस्त होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चों का बाल मन भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। रंग बिरंगे पतंगों की उड़ान बच्चों के रंगीन सपनों के समान होती है। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंचाई में जाने लगती है, वैसे वैसे उनका उत्साह बढ़ने लगता है। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं। यही कारण है कि जैसे पतंगों के साथ साथ वे भी आसमान में उड़ रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। सबसे तेज बौछारे गई बाद हो गया, प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ उसका वर्णन कीजिए। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का वर्णन किया है। जो भादवा का महीना होता है वो बीत गया है, शरद ऋतु आ गई है, उसका सुंदर चित्रण कवि ने किया है। बारिश के मौसम के बीत जाने के बाद अब कुंवार का महीना आया है। इसके आने से वातावरण में सुंदर परिवर्तन होने लगते हैं। शरद ऋतु के आने से सूरज की लालिमा तथा प्रकाश बढ़ गया है। धूप के कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है। हवाओं में एक मनोरम महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह एवं उमंग का माहौल बन जाता है। बच्चों के छतों पर पतंग उड़ाने का समय हो गया है। इस समय बच्चे पूर्ण मनोयोग से पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चों की क्या मनस्थिति होती है, उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। पतंग के
आकाश में ऊपर जाते समय बच्चों का मन भी हिलोरे लेने लगता है। उन्हें पतंग के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। बच्चों की किलकारियों से दिशाएं भी मृदंग के समान बजती है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित हो जाते हैं। वे पूर्ण मनोयोग से पतंग उड़ाने में मस्त होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चों का बाल मन भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। रंग बिरंगे पतंगों की उड़ान बच्चों के रंगीन सपनों के समान है। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। बच्चों की कोमलता और चंचलता का वर्णन कवि ने किया है। पाठ 3 लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। इसकी महक अनंत काल तक बनी रहती है। यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को रस प्रदान करती है। फूल के खिलने और महक प्रदान करने की परिणति निश्चित है, लेकिन कविता की महक कालातीत है। कविता का प्रभाव किसी भी काल में समाप्त नहीं होता। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? या कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। कविता का उड़ने व खिलने से सीधा और गहरा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचाई तक उड़ती है। कवि अपनी कल्पना द्वारा अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। कविता देश व काल की सीमा को भी लांघ जाती है। कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होकर अपने आसपास के वातावरण को महका देती है। फूल अपनी सुंदरता व सुगंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी प्रकार कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा अनंत काल तक इसकी खुशबू बनी रहती है। कविता हर युग में मानव को आनंद देती है। कविता की यह खुशबू कालातीत है। बात का पेच कसने और बात की चूड़ी मर जाने को कविता के संदर्भ में समझाइए। जब कवि भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। कवि की मौलिकता नष्ट हो जाती है। वह अपनी बात या मनोभाव को अत्यंत प्रभावशाली भाषा में प्रकट करने के चक्कर में भाषा के सुधार और बदलाव पर जोर देता है, परंतु वह जितना ज़्यादा जोर बात को स्पष्ट करने के लिए देता है, बात उतनी अस्पष्ट हो जाती है और अंत में बात प्रभावहीन हो जाती है। भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण भावों की अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों का प्रयोग न करना होता है। मनुष्य चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और भाषा को क्लिष्ट बना देता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। कभी कभी पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में दुरू, क्लिष्ट और बनावटी भाषा का प्रयोग करता है। ऐसी दुरू, क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से भावों की नैसर्गिकता समाप्त हो जाती है और सीधी बात भी पेचीदा या टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं। सब घर एक कर देने के माने क्या है? सब घर एक कर देने के माने से तात्पर्य सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। बच्चे खेल में किसी भी भेदभाव को नहीं जानते हैं। उनके खेल में जाति, धर्म, रंग आदि का कोई भेदभाव नहीं होता। उनके लिए सब समान है। बच्चे अपने खेल द्वारा एकता का संदेश देते हैं। जिस प्रकार बच्चों के द्वारा खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसी प्रकार कविता भी समस्त भेदभाव भुलाकर निष्पक्ष भाव से मानवता का संदेश देती है। कविता तो शब्दों का खेल है। इसमें भाषा की कोई सीमा नहीं होती है। कवि भी बच्चों की तरह पूरे मानव समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, उसको एक करती है। कविता का रसास्वादन सभी करते हैं। कवि में भी बच्चों की तरह रचनात्मक ऊर्जा होती है। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? पंक्ति में क्या व्यंग्य किया गया है? कवि के अनुसार सही बात को सही शब्द से जोड़ने पर ही भावों की सहज अभिव्यक्ति हो पाती है। कवि के मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। अर्थात कवि को भावानुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कवि के लिए भाषा साधन होना चाहिए, न कि साध्य। कवि को दिखावे और पांडित्य प्रदर्शन से बचना चाहिए। भाषा ऐसी हो जो आसानी से कविता का रसास्वादन करवा सके। कवि की मौलिकता नष्ट नहीं होनी चाहिए, बनावटी नहीं हो। कविता के बहाने शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। इसकी महक अनंत काल तक बनी रहती है। यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को रस प्रदान करती है। चिड़िया के उड़ने और फूल के खिलने और महक प्रदान करने की एक सीमा निश्चित है, लेकिन कविता की महक जो है वो कालातीत है। कविता का प्रभाव किसी भी काल में समाप्त नहीं होता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। बात सीधी थी पर कविता में कवि का ध्येय क्या है?
जब हम अपनी बात को कहने के लिए पांडित्यपूर्ण अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। कवि जब कविता के बाहरी रूप अर्थात शिल्प पर अधिक बल देता है तो कविता का सीधा साधा कत्ते भी सहज रूप में पाठकों तक नहीं पहुंच पाता। भाषा की साज सज्जा के चक्कर में कविता की आत्मा अर्थात मूल भाव अनकहे रह जाते हैं। कवि ने यही किया, वह अपनी बात या मनोभाव को अत्यंत प्रभावशाली भाषा में प्रकट करने के चक्कर में फंस गया। भाषा के सुधार और बदलाव पर उसने जितना जोर दिया बात उतनी अस्पष्ट होती गई। भाषा को ही महत्व देने वाले लोगों के उकसाने में आकर स्थिति कवि के नियंत्रण से बाहर हो गई। अधीर होकर बिना सोचे समझे उसने बात को भाषा में बलपूर्वक स्थापित करने की कोशिश की और वह अपने उद्देश्य में विफल हो गया। पाठ 4 देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न। पर्दे पर वक्त की कीमत है, कवि ऐसा कहकर के क्या व्यंग्य करना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता है। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने के बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके। संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग मानवीय संवेदना और करुणा का सौदा करते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे ताकि उनकी सहानुभूति अर्जित हो सके। टीआरपी के लिए ये लोग कोई भी सीमा जो है लांघ जाते हैं। ये अवसर खो देंगे पंक्ति से क्या आशय है? यहाँ अवसर से आशय टीआरपी बढ़ाने का अवसर, दर्शकों की सहानुभूति अर्जित करने का अवसर। प्रश्नकर्ता विकलांग व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए। यह दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है कि वह अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष व्यक्त करे। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली और व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। जो सामाजिक कार्यक्रम है, जो संवेदना व्यक्त करने के लिए मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, वो असंवेदनशील हो जाता है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी भी करुणा को बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है। हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। अपंग या कमजोर व्यक्ति तो रोने लगता है। यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की इच्छा के अनुसार करना पड़ता है। वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी बेबस व्यक्ति की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमाना चाहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल उद्देश्य क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साय के लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को उजागर किया। टीआरपी बढ़ाने के लिए वो शारीरिक विकलांग व्यक्ति से तरह तरह के सवाल पूछकर दर्शकों की संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जगा सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। शारीरिक विकलांग व्यक्ति अपनी पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो और दर्शक वर्ग भी उसकी पीड़ा को देखकर सहज ही संवेदनशील बने। परंतु आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। यह कविता हर उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं। करुणा को नकदी में बदलने के लिए वे अपंग की पीड़ा को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। लोगों की सहानुभूति व सहायता उन्हें मिल सके। रघुवीर साय ने समाज की विडंबनाओं को अपनी कविता में स्थान दिया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कैसे? या इसमें मीडिया के लोगों की संवेदनहीनता को उजागर किया गया है। कैसे? दूरदर्शन पर प्रस्तुत सामाजिक कार्यक्रम ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही उन लोगों की बनावटी करुणा का भी वर्णन करते हैं। दिखावा जो मीडिया के लोग दिखा रहे हैं उसका भी पर्दाफाश करती है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का व्यापार करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है।
यह उस अपाहिज के साथ भावनात्मक अत्याचार है, यह करुणा नहीं, करुणा का पाखंड है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। वे एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं ताकि उनका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उन्हें अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। अरे भाई, बार बार उस अपंग व्यक्ति से प्रश्न पूछना, उसको रुलाना, ये क्रूरता नहीं तो और क्या है। पाठ 5 के लघुतरात्मक प्रश्न, नील जल में या किसी गोड़ झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसका क्या आशय है। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में उपमान प्राकृतिक दृश्य के अनुरूप ही चुने हैं। इस शब्द चित्र बिंब द्वारा कवि ने प्रातःकालीन आकाश के दृश्य को साकार करना चाहा है। सूर्योदय से पहले आकाश में कुछ समय के लिए पीला प्रकाश उदित होता है, जो सूरज का होता है। नीला आकाश, नीला जल है और पीला प्रकाश युक्त सूर्य जल में झिल मिलाते किसी गोरी रमणी नायिका की देह शरीर है। सूर्योदय से पूर्व आकाश में निरंतर होते दृश्य परिवर्तन को कवि ने हिलती शब्द द्वारा व्यक्त किया है। कवि ने भोर के आसमान की तुलना किससे की है या कौन कौन से बिंबों का प्रयोग किया है। राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली काली सिल, लाल घड़िया चौक मिली हुई स्लेट, नीला शंख जैसा भोर का आकाश और नीले जल में झिलमिल करती किसी नायिका की गोरी देह, ये बिंब काम में लिए हैं शमशेर बहादुर सिंह ने। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कविता में प्रयुक्त उपमानों को देखकर यह बात अच्छी तरह से कही जा सकती है। भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका काम में लिया गया है, केसर से धुली काली सिल काम में ली गई है, लाल घड़िया चौक मिली स्लेट काम ली गई है। ये सब उपमान प्रयुक्त हुए हैं। राख से लिपा चौका रसोई घर तथा काले रंग की सिल मसाला पीसने का पत्थर ग्रामीण जीवन से लिए गए उपमान है। शहरी जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है, वहाँ तो मिक्सी है। स्लेट पर चौक से गांव के बच्चे ही लिखते हैं, शहर के नहीं। किसी गोर झिलमिल देह का उपमान भी ग्रामीण परिवेश का ही है। इस कारण भोर का यह चित्र ग्राम जीवन से संबंधित तथा गतिशील है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए कि भोर के नभ को नीला शंख जैसा, राख से लिपा हुआ चौका और लाल केसर से धुली काली सिल जैसा क्यों बताया गया है। सारांश आ गया। और कुल मिला के जितने भी उपमान है प्रातःकालीन आकाश के लिए, उसके बारे में लिखना है। उत्तर देखेंगे, उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता में प्रातःकालीन प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। नए बिंब, नए प्रतीक, उपमान का प्रयोग करने से कविता जीवंत हो उठी है और सभी बिंब ग्रामीण जनजीवन से लिए गए हैं। सूर्योदय के समय आकाश नीले रंग के शंख की तरह दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप पोत दिया हो तथा वह चौका नमी के कारण अभी भी गीला है। उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है, उसकी लाली फैलती है तो ऐसे प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सिल चट्टान को किसी ने धो दिया है और उस पर लाल घड़िया चौक मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो। अतः सूर्योदय के साथ उषा के जादू का प्रभाव समाप्त होता है। कवि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। इस प्रकार कवि ने हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले दृश्यों, उपमानों का प्रयोग करके जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है और प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की कोशिश की है।